बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हिंद की इस माहाना प्रेस मीट में आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का इस्तकबाल है। प्रेस नोट आप हज़रात के पास पहुंच चुका होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ख़ास तौर से दो इश्यूज़ पर फोकस किया है। एक इशू तो कासगंज में जो फसादात हुए हैं पिछले दिनों, अभी भी वहाँ की सूरत हाल अच्छी नहीं है और रियासत के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि वहाँ भी इस तरह के हालात पैदा हों। आपने देखा और आप हजरात ने रिपोर्ट भी किया कि कासगंज में जिस तरह से तिरंगा यात्रा के नाम पर मुस्लिम महलों में जाकर और जिस तरह लोगों को प्रवोक किया गया, मुश्तिल किया गया और मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगाने पर मजबूर करने की कोशिश की गई और वहाँ ये हादसा पेश आया कि एक शख्स की मौत भी हो गई और कुछ लोग घायल हुए। और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ है गिरफ्तारियों का। हालांकि गिरफ्तारियां शुरू में उन लोगों की गई जो फसाद फैलाने की कोशिश में थे। वहाँ के एसपी को बदल दिया गया और जो नए एसपी आए वहाँ पर, उनके आने के बाद घरों में सर्च के नाम पर, तलाशी के नाम पर लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही और अभी भी बहुत से लोगों के खिलाफ केसेस बना दिए गए हैं। ये तफसीलात तो सब आपके इल्म में हैं। जमात इस्लामी हिंद और दूसरी तंजीमों ने मिलकर वहाँ एक दौरा किया 30 जनवरी को, जिसमें जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद साहब और मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नवेद हामिद साहब और वेलफेयर पार्टी के कुलीन सदर SQR इलियास साहब, ये 3 हजरात का एक वफद वहाँ पर गया और मुकामी लोगों की मदद से वहाँ मुतासरा इलाके का दौरा किया। मुतासरीन से मुलाकातें की गई, वहाँ के मुअज़्ज़िज़ हजरात मुसलमानों से मशवरा किया गया और वहाँ जो नुकसानात हुए हैं उसका सर्वे करने के लिए एक टीम बनाई गई। वहाँ जिस तरह के केसेस दायर किए जा रहे हैं उसके लिए लोगों की टीम बना के उनकी रहनुमाई की जा रही है कि किस तरह से इन कानूनी मसाइल को देखा जाए ताकि मुजरिमों को सही माने में सज़ा मिले। कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर तवज्जो करने की ज़रूरत है और जमात इस्लामी हिंद समझती है कि उस पर तवज्जो की जानी चाहिए और ये मुतालबा हमारा वहाँ की हुकूमत से भी। एक तो ये कि इस पूरे वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी की जानी चाहिए, क्योंकि अभी वहाँ एक एडिशनल एसपी को जिम्मेदारी दी गई है और एक SIT कंस्टिट्यूट करके SIT के ज़िम्मे ये इन्वेस्टिगेशन किया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हुकूमत का और पुलिस का जो रोल नज़र आ रहा है, इसमें एक डिस्क्रिमिनेटिव रोल साफ तौर पर इसमें नज़र आ रहा है। तो हमें तवक्को नहीं है कि SIT के ज़रिए से की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन हक़ाइक़ पर मबनी होगी और उससे इंसाफ मिल सकेगा। तो हमारा मुतालबा यह है, और हमारा ही नहीं बल्कि बहुत से और लोगों का भी मुतालबा है जो वफूद वहाँ पर गए हैं और अभी तक भी जा रहे हैं। अभी कल भी एक वफद गया था जिसमें जमात इस्लामी हिंद के एक नुमाइंदे शरीक थे। उस वफद में कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स थे, एक्टिविस्ट थे और साबिक पुलिस के अफसरान भी, उसमें एक अफसर भी मौजूद थे। हमारे वफद ने वहाँ से लौटकर जो रिपोर्ट दी उससे मालूम होता है कि वहाँ मुसलमानों में डर और खौफ की कैफियत पाई जाती है। वहाँ लोकल लीडरशिप नहीं है, बल्कि लोग वहाँ जो अच्छे, वहाँ खुशहाल लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, वो खुद डरे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने की लोगों में हिम्मत नहीं है, बल्कि उनको डर है कि अगर वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे तो उनके खिलाफ भी कोई केस बना दिया जाएगा। और ऐसा वाक़या भी सामने आया। वहाँ के एक कारपोरेट
कारपोरेटर जो हैं वो आगे आए और लोगों की मदद के लिए उन्होंने रिलीफ का सामान घरों में पहुंचाने की कोशिश की, तो उनको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो इस तरह के वाक़यात डराने और खौफ पैदा करने के सामने आ रहे हैं। एक सिलसिला ये समझ में नज़र आ रहा है कि उन्होंने ऐलान किया कि इस तरह की तिरंगा यात्राएं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निकाली जाएंगी, ख़ासतौर से यूपी में आगरा और रामपुर में उसका ऐलान किया गया। अभी रामपुर की यात्रा कल होनी थी मगर उसके बारे में कोई इत्तला नहीं मिली है। और अभी अब इस हॉल में आने से पहले हमारी एक यूपी में एक सोशल एक्टिविस्ट से बात हुई। उन्होंने बताया कि मऊ में इस तरह की यात्रा अभी निकाली गई और वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ और वहाँ भी उसी तरह की कोशिश की गई है कि मुस्लिम महलों में जाकर और वो माहौल को ख़राब करें। तो बहरहाल ये एक नया सिलसिला जो शुरू किया गया है, ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं वो तो नेशनलिस्ट लोग हैं, मुल्क के वफादार लोग हैं, और जिन महलों में जाकर वो लोग प्रोवोक कर रहे हैं उनके बारे में ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये मुल्क के वफादार नहीं हैं और उनके बारे में एक तरह की गलत इमेज बनाने की जो कोशिश और नफरत फैलाने की कोशिश है। बहरहाल ये एक बहुत तशवीश की बात है और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि मुख्तलिफ तंजीमें और दीगर सियासी पार्टियां भी इसमें दबाव बनाएंगी और इस तरह की चीज़ों को रोकने की कोशिश की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की हुकूमत, ये SIT जो बनाई गई है इससे हमें इत्मीनान नहीं है। एक जुडिशल इंक्वायरी की डिमांड हमारी है और हम कोशिश करेंगे कि जुडिशल इंक्वायरी वहाँ पर हो। दूसरा हमारा जो उन्वान है इसमें बजट के सिलसिले में भी हाल में 1 फरवरी को मुल्क का बजट पेश हुआ है, उस पर टीवी पर बहसें भी हो रही हैं और बहुत सी तफसीलात आप हजरात के सामने आई हैं। उन तफसीलात को यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बात चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड की हैं। हम इस बात का मुतालबा कई सालों से करते रहे हैं और बराबर हुकूमत को तवज्जो दिलाते रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन ये दो ऐसे सेक्टर हैं जिन पर खुसूसी तवज्जो की जानी चाहिए और 6% GDP का कम से कम बजट में एलोकेट किया जाना चाहिए एजुकेशन के लिए और 4% कम से कम सेहत और हेल्थ के लिए एलोकेट किया जाना चाहिए। लेकिन अभी इस बजट में भी इस पहलू से मायूसी हुई है और 3.7% एजुकेशन पर एलोकेट हुआ है और जस्ट 1% जो है वो हेल्थ पर एलोकेट हुआ है, जबकि ऐलानात बहुत बड़े बड़े किए गए हैं और ऐलान किया गया कि हम 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, लेकिन उसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है उसके बारे में पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में बराबर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप इतना एम्बिशियस प्लान का ऐलान कर रहे हैं लेकिन उसके लिए जो एलोकेशन कर रहे हैं वो सिर्फ 2000 करोड़ रुपया एलोकेट करके आप कैसे इस स्कीम को लाएंगे। और ये बताने की कोशिश नहीं हो रही है कि इतनी बड़े ऐलानात के लिए जो रकम चाहिए वो रकम आप कैसे जमा करेंगे। तो इस पहलू से किसानों पर ख़ास तौर से ज़्यादा तवज्जो की गई है और जिस तरह से पिछले दिनों खुदकशी किसानों की के वाक़यात सामने आते रहे मुल्क में कि किसानों को सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, तो ऐलान किया गया कि हम 1.5 गुना सपोर्ट प्राइस देंगे, जितनी उनकी लागत हुई है उससे 1.5 गुना उनको दिया जाएगा, यानी 50% का इजाफा करने की बात कही गई है, मगर कोई बात बताई नहीं गई कि आखिर वो ऐसा कैसे करेंगे और इस पर जो खर्च हुकूमत का आएगा उसके लिए पैसा वो कहाँ से मैनेज करेंगे। बताया गया कि इसके लिए कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया अलोकेट किया जाना चाहिए इस तरह की चीज़ों को लाने के लिए, मगर उसका कोई जिक्र या उसका कोई शक्ल नहीं बताई गई है। तो महज ये ऐलानात करने से और इस तरह की से एक तरह की मायूसी हमें भी हो रही है। हम ये मुतालबा भी पहले करते रहे हैं कि किसानों को जो कर्ज दिया जाता है या दूसरे लोगों को जो एजुकेशनल लोन्स दिए जाते हैं वेलफेयर स्कीम्स के तहत, वो इंटरेस्ट फ्री होने चाहिए, यानी ब्याज के बगैर लोन दिए जाने चाहिए, ताकि और हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मुसलमानों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, बल्कि तमाम किसानों को और ज़रूरतमंद लोगों को जिनको हुकूमत लोन देती है वो इंटरेस्ट फ्री लोन का नज़्म करे
और हुकूमत कोई ऐसी स्कीम तैयार करे कि जिससे उसकी जो कानूनी ज़रूरतें हैं वो हुकूमत अपने पैसे से पूरा करे, मगर इस तरह की कोई चीज़ हमको बजट में नहीं मिलती है। अलबत्ता ये बताने की कोशिश की गई है कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है उसमें कुछ इजाफा किया गया है। 4195 करोड़ रुपए पिछले साल के बजट में एलोकेट किए गए थे और इस मरतबा 4700 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। 505 करोड़ का इजाफा इसमें बताया गया है, जो 12% तकरीबन बताया गया है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हुकूमत ने पिछले दिनों हज सब्सिडी को ख़त्म किया और ये ऐलान किया कि हम इस पैसे को माइनॉरिटीज़ के लिए और उनके तालीम के लिए हम खर्च करेंगे। और तो अगर उसको सामने रखा जाए तो ये बजट पहले भी कम था और अब ये बजट और भी कम महसूस होता है। और इससे ज़्यादा अहम बात यह है, जिसका हम पहले भी जिक्र करते रहे, कि बजट एलोकेट होता है मगर बजट को खर्च करने को यकीनी बनाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कितना फीसद बजट का खर्च किया गया। जो रिपोर्टें हमें बताती है वो बहुत मायूस कुन है। बजट बहुत कम है, एलोकेट जो किया गया है वो भी कम है, इसके बावजूद उसमें से भी जो खर्च किया गया है वो और भी कम है और उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है कि ये जो बजट एलोकेट किए जाते हैं वो अगर आप उसका बहुत कम हिस्सा खर्च कर रहे हैं तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है, उनको पेनलाइज करने का, उनको अकाउंटेबल बनाने का कोई नज़्म किया जाना चाहिए। बजट एजुकेशन और हेल्थ पे कम किया गया, क्या जमात इस्लामी समझती है कि प्राइवेट सेक्टर्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया? देखिए, बजट कम तो नहीं किया गया है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना बजट एलोकेट नहीं हुआ है। यानी हेल्थ पर 3.7% वो उस पर, एजुकेशन पर और हेल्थ पर 1% ऑफ जीडीपी जो है वो बजट है। लेकिन हुकूमत शुरू से प्राइवेटाइजेशन को तालीम में भी और हेल्थ में भी, दोनों में बराबर बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और उसके खिलाफ जमात इस्लामी हिंद भी और लोग भी बराबर इस पर तबसरा भी करते रहे हैं और इस पर तशवीश का इजहार भी करते रहे हैं कि तालीम और सेहत ये हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से शामिल है और इससे हुकूमत अपने आप को बचाने की बराबर कोशिश कर रही है। और जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उन गवर्नमेंट के इदारों को धीरे धीरे कमज़ोर करने की कोशिशें बराबर की जा रही है ताकि प्राइवेट इदारों को जो है प्रमोट किया जा सके, हेल्थ के सेक्टर में भी और एजुकेशन के सेक्टर में भी। गवर्नमेंट के बड़े बड़े स्कूल्स जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं ये मुख्तलिफ वजूहात से, और प्राइवेट स्कूल्स जाहिर है उसके नतीजे में उनको बढ़ावा मिलता है। तो ये एक गलत ट्रेंड है और इसकी हम पहले भी मजम्मत करते रहे हैं और ये बाकायदा एक पॉलिसी है मैं समझता हूँ, और इस पर गौर किया जाना चाहिए कि आखिर हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और हेल्थ में कितना आगे तक जाएंगे। जमात इस्लामी काबिल मुबारकबाद है कि उसने 30 जनवरी को 5 दिन के बाद वहाँ का दौरा किया मुख्तलिफ लोगों के साथ। इस सिलसिले में और आपने ये भी कहा कि कल भी एक वफद गया था, उसमें जमात इस्लामी शामिल है, तो बराए करम ये बताइए कि 8 दिन के बाद क्या ये मालूम हो सका है कि चंदन गुप्ता को गोली मारने वाला वो शख्स कौन था, हिंदू था या मुसलमान? ये सवाल उठ गया है ख़ास तौर से कल राज्यसभा में राम गोपाल यादव के उस बयान के बाद, जिसका आपने कोई जिक्र नहीं किया। आपने शिकायत तो कर डाली लेकिन कल राज्यसभा में जो ये सवाल उठा पूरी राज्यसभा सख्ते में आ गई, उसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि बराह करम ये भी बताइए कि अब तक कितनी गिरफ्तारी टोटल हुई है। तीसरी बात ये भी बताइए कि वो कौन सी रिपोर्ट थी जिसकी बुनियाद पर राम गोपाल यादव ने राज्यसभा में इस इशू को उठाया, किसकी रिपोर्ट थी? कल आपका एक निरीक्षण गया, उसमें सहाफ़ी भी थे, लेकिन क्या वो सहाफ़ी जिसकी न्यूज़ क्लिक में रिपोर्ट आई जो कि बुनियाद बनी है इस पूरे केस को आपको सबोताज करने का, जिस तरह से कोशिश की गई थी उसको राइट ट्रैक पर लाने के लिए, तो ये इन दोनों बातों का जवाब चाहिए। ये बात सही है, उन्होंने कहा कि साहब ये तो
ऐसा मालूम होता है कि मुसलमानों को फंसाने के लिए की गई है। तो इसकी उसमें वजन इस वजह से बढ़ जाता है कि किसी ने भी बस इक़्तिदार पार्टी ने भी उसकी तरदीद नहीं की कि तुम्हारी ये बात गलत है। मौलाना आपने टोटल तादाद आपने नहीं बताई, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? हाँ, वो तादाद बदल रही है, लेकिन हमारी अब तक की रिपोर्ट मुताबिक 115 लोगों को गिरफ्तार करने की खबर मिली थी। ये शायद और बढ़ गया है। कल एक साहब से मुलाकात हुई जो कासगंज के हैं, साबिक एमएलए रह चुके हैं, वो हमारे ऑफिस में मुलाकात के लिए आए थे। तो उन्होंने वो तादाद 125 के आगे बताई है कि इतने लोग अब तक अरेस्ट हुए हैं। और अलबत्ता उन गिरफ्तारियों में जो पैटर्न सामने आ रहा है वो बहुत तशवीशनाक है कि जो मुसलमानों की गिरफ्तारियां, ये एसपी नए बदले जाने के बाद मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई हैं। और हमें जो रिपोर्ट मिली उसके मुताबिक 29 मुसलमान नौजवान गिरफ्तार किए जाते। मुमकिन है ये तादाद और बढ़ गई हो, लेकिन 29 मुस्लिम नौजवान और बाकी 115 या 25 समझ लीजिए वो गिरफ्तारियां टोटल थी। जो गैर मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर बहुत हल्की सेक्शंस लगाए गए हैं, और जो मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा गया है उनके खिलाफ 307, 302 इस तरह के केसेस लगाए गए हैं। तो ये भी एक चीज़ सामने आ रही है और उस पर भी हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो इस पर कोशिश में हैं कि ये जो सिलसिला है ये ठीक नहीं है। अलबत्ता ये जो एक बात और सामने आ रही है और वो ये कि अभी तक चूंकि मरने वाले चंदन गुप्ता का पोस्टमार्टम हो चुका है, वो गोली भी मिल चुकी होगी, उस गोली की पहचान भी हो चुकी होगी, मगर आखिर क्या वजह कि नहीं बताया जा रहा है कि ऑफिशियली नहीं बताया जा रहा है कि वो गोली किसकी है। क्योंकि अब तो ये बात वाज़ेह हो गई होगी। लोगों का मानना ये है, लोग बहुत से इसमें कई कयास इसमें लगाए जा रहे हैं कि हो न हो पुलिस की गोली से भी उसकी मौत हो सकती है, जबकि इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जाए। लेकिन ये कोई मुस्तनद बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ज़रिए से और इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए से अभी ये बात नहीं आई है। एक और पहलू जो इसमें है वो ये कि ये जो लोग मुस्लिम महल्ले में मोटरसाइकिल्स पर आए थे और उनके हाथ में भगवा झंडा भी था और कुछ लोगों के हाथ में पिस्टल भी वीडियो में दिखाई गई है। और उसके बाद जब वहाँ आपस में कुछ कन्फ्रंटेशन हुआ तो 70 लोग अपनी मोटरसाइकिल वगैरह वहीं छोड़कर वापस चले गए। तो वो मोटरसाइकिल वो पुलिस के कस्टडी में आ गई, उनके नंबर मालूम हैं, किसके नाम वो रजिस्टर्ड हैं। आखिर उन 70 लोगों के खिलाफ तो वाज़े तौर पर मुकदमा इसलिए दर्ज होना चाहिए कि बगैर इजाज़त के वो वहाँ पर इस तरह से आए। यहाँ तक कि जो जिन एसपी को हटा दिया गया उन एसपी के बयान है कि उनको मना किया गया था कि आपको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, इसके बावजूद वो गए थे। तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है हमारी जो टीम है वहाँ काम कर रही है इस पहलू से इन चीज़ों को जमा करके और कुछ कानूनी काम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, मेरा सवाल ये है कि डीएम रघुवेंद्र विक्रम सिंह उन्होंने अपना फेसबुक पे बात डाली है, यही बात की वजाहत की है पूरी तरह से, और वहाँ के डिप्टी सीएम जो है उनको पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये कि दूसरा सवाल ये है कि आप ना तारीफ में कुछ बोला ना इनके अगेंस्ट में गए। दूसरा सवाल ये है कि जहाँ तक जो मोदी रिजिम में इखलाक अहमद से लेकर पहलू खां तक उन्हीं के परिवार के उन्हीं लोगों पर मुकदमा किया जा रहा है। 2 दिन पहले अभी चार्जशीट तैयार हुआ है, पहलू खां के स्मगलर बताया गया है, काउ स्मगलर करके। तो ये तो आम सी बात हो गई है कि एकदम वन साइडेड प्रोग्राम चल रहा, वन साइडेड चल रहा। आज की खबर है कि शुक्ला साहब है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वे IPS ऑफिसर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम किया कि राम मंदिर बनना चाहिए। अच्छी बात है भाई, आप 2 महीने में रिटायर हो रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन उसमें आप ही के एक मुस्लिम सेक्शन है, मुसलमान जिसको आप कहते, मुसलमान में शायद आप शामिल नहीं करते हैं, जो भगवा धारण कर लिया है। सवाल यही है, समझ में आएगा तो हाँ बोलिए जी बोलिए। उन्होंने भी सपोर्ट किया है।
तो मेरा कहना है कि आप हद तक देख रहे हैं कि हर इश्यूज में मुसलमान भी उनके साथ खड़े देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जो आपके एहसासात है वही हमारे एहसासात हैं, हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। इसमें आपके एहसासात में हम पूरी तरह शरीक हैं और ये तो हम पहले भी कहते रहे। कासगंज के बारे में आपकी जो 2 टीम गई वहाँ पे, क्या अब तक वहाँ पे जो 2 चंदन गुप्ता के अलावा जो 2 बंदे और जख्मी हुए थे, नौशाद जो एक मजदूर था और एक अकरम जिसकी आँख भी चली गई है, क्या सरकार ने कोई उनके लिए कंपनसेशन का अनाउंसमेंट किया? अगर नहीं किया तो क्या आपको कोई डिमांड है स्पेसिफिक? बिल्कुल, हमारी टीम जो गई है इन दोनों से मिलकर आई है, इनके घर पर वहाँ हॉस्पिटल में और इनके घर पर अलीगढ़ में जाकर मुलाकात की है। अलबत्ता अभी तक हुकूमत ने कोई कंपनसेशन इनके लिए नहीं किया है। तो हमारा मुतालबा यह है कि जिस तरह चंदन गुप्ता के लिए एकदम आपने 25 लाख का ऐलान कर दिया, बल्कि हम तो कहते हैं और बढ़ाइए आप उसको, और सबके लिए इतना ही आप मुआवजा दीजिए जो भी वाक़यात होते हैं, और जो इसमें ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए भी जो है कम से कम 10 लाख कम से कम उनको मुआवजा मिलना चाहिए। बहरहाल ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि इसमें वहाँ की हुकूमत का जो रोल है वो जानिबदाराना नज़र आता है साफ तौर पर। जो लोग अरेस्ट हुए हैं, उनको अरेस्ट हुए तकरीबन आज 6वां दिन है, उनकी लीगल हेल्प के लिए कोई एक्शन आप लोगों ने लिया है? लिस्ट कहाँ है, कितने लोग हैं, लिस्ट है आपके पास? लिस्ट के बारे में तो बताया ना। देखिए, वहाँ के लोकल जो लोग, अभी तक जब हमारी टीम गई थी वहाँ पर इतना डर और इतना खौफ वहाँ पर पैदा हो रहा था कि लोग न एसपी से या डीएम से या कहीं जाकर मिलने या अपनी एफआईआर तक दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो इसलिए ये जो बार बार टीमें जा रही हैं, और हमारा अंदाज़ा ये है कि अभी और हमें कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रखना पड़ेगा। अब कुछ लोगों की हिम्मत हुई है और कुछ चीज़ें हो रही, तो वहाँ के लोकल एडवोकेट्स वगैरह जो हैं वो इन चीज़ों को कर रहे हैं, और हम भी बराबर उस सिलसिले में कल जो हमारी टीम गई है इंशाल्लाह वो टीम पर फोकस यही था कि लीगली जो है वो स्ट्रॉन्ग कार्रवाइयाँ हों, एविडेंसेस जमा हो। जो कल जो टीम गई थी उसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स भी थे और दूसरे एक्टिविस्ट भी थे। तो इंशाल्लाह जो कमी अब तक रही है उसको पूरा करने की कोशिश होगी, और हमारा ख्याल ये है कि अभी और वहाँ टीम्स को जाना पड़ेगा। ऐसे दंगों के मौके पर बहुत से गैर मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं, बहुत बेहतरीन रोल निभाते हैं, वो बिल्कुल फैक्ट दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल निगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग से ही दंगा ज़्यादा होता है। तो जब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनके खिलाफ लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते आप लोग? ऐसी कोई ज़रूरत पेश आएगी तो इंशाल्लाह आप हजरात हमारी रहनुमाई करेंगे तो हम करेंगे उसको भी। ये तो आपसे मुताल्लिक भी मामला है, तो अगर इससे पहले होता भी रहा है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट कमीशन को लिखा गया है, माइनॉरिटी कमीशन से मुलाकातें पहले होती रही हैं, और प्रेस और जो आपका जो प्रेस काउंसिल है उनको भी मुतवज्जे किया जाता रहा है, और अभी भी कोई चीज़ होगी तो आपकी मदद से इंशाल्लाह वो भी किया जाए। एक सवाल राजस्थान के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पे आपका कोई तबसरा, आप खुद राजस्थान से आते हैं, क्या वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट कोई है कि एक्चुअली क्या फैक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं, खासतौर पर अलवर में जहाँ लगभग 1.5 लाख या 1.25 लाख के फर्क से कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है? क्या गाँव में और छोटे छोटे इलाकों में वहाँ मुसलमान और हिंदू जो फार्मर्स है जनरली वहाँ अलवर में, वो सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे थे क्या वहाँ पे? देखिए, जिस मार्जिन से वहाँ पर जीत हुई है, इन 3 में से जो 2 कैंडिडेट्स जीते हैं पार्लियामेंट की सीट, उनसे मैं ज़ाती तौर पर अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और उनसे हमारे ताल्लुकात रवाबित हैं और उनसे उनके बारे में मालूमात होती रही हैं। तो ये बहुत अच्छी इमेज के लोग रहे हैं जो जीते हैं, और ये बात साफ है कि वहाँ की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ लोगों में सख्त नाराज़गी पाई जाती है, और उसका इजहार इस इलेक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो वोटर्स परसेंटेज में जो है वो फ़र्क आया है पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंट था उसके मुकाबले में। तो जो हुकूमत की ये जो कारकर्दगी है, और ख़ास तौर से ये जो फ़िरका वाराना जो हालात वहाँ पैदा हो रहे हैं, उसके भी असरात हैं। उसको भी लोगों ने जवाब दिया है कि ये इस चीज़ को वहाँ के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं
जिस तरह से अलवर का इलाका पूरा मेवात से लगा हुआ इलाका है और पहलू खान और दूसरे वाक़यात जो होते रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आवाम उन चीज़ों को पसंद नहीं कर रही है कि ये जो मुनाफरत और तशद्दुद का जो रास्ता ये हुकूमत अपना रही है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, तो इसको वहाँ की आवाम ने पसंद नहीं किया है। ये कारगिल के बात के हवाले से ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है, ये माइनॉरिटी से मुताबिक जितने भी सरकारी इदारे हैं वो जिस तरह से एंटी काम कर रहे हैं, उस सिलसिले में जो माइनॉरिटीज के ऑर्गेनाइजेशन उनको लीस्ट पे जो रखना चाहिए वो कभी नहीं कर रहे हैं, उनको फ्री हैंड दे दिया गया है। वो जिस तरह का बयान दे रहा है माइनॉरिटी कमीशन का जो वो है चेयरमैन है, कासगंज के हवाले से जो बयान दिया है, किसी मुस्लिम तंजीम की तरफ से उसका काउंटर नहीं किया गया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग जब बिल्कुल इस सिलसिले में मुस्लिम तंजीमें खामोश बैठी हुई है, बयान दिया बाद आपका वो प्रिंट में, और मस्जिद के सिलसिले में भी कह रहा है, बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कि मुसलमानों को दे देना चाहिए। आप बहुत मासूम सवाल कर रहे हैं। यानी जिस हुकूमत ने जो कमीशन बनाया है, जिन लोगों को वहाँ बिठाया है, तो वो आखिर हुकूमत के वफादार नहीं होंगे तो किसके वफादार होंगे? तो उनसे ये तवक्को रखना कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे, ये तो इसका इम्कान नहीं है। अलबत्ता हमारी तवज्जो रहनी चाहिए कि हम उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं वो सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी तरफ से उसके काउंटर में क्यों बयान क्यों नहीं जा रहा है? कम से कम ये रिकॉर्ड पे आने के लिए ये कह रहा हूँ। आप तो बात सही कह रहे हैं कि उनके वफादार है, वो करें। जी 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 जो कारी साहब का सवाल है उसमें ऐड करते हैं, इसलिए कि उनका नाम माइनॉरिटी कमीशन है, हम सबसे बड़े माइनॉरिटीज में से हैं, तो हमें ये कहना चाहिए कि हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए ये कहना चाह रहा हूँ, कम से कम ये तो रिकॉर्ड पे नहीं आ रहा है ना। ठीक है सर, हेल्थ से मेरा सवाल है जी कि एक तो हॉस्पिटल नहीं है रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, और हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है। 12 एम्स खोले गए, लेकिन ये जो दिल्ली में एम्स में है, आप ट्यूमर का या कैंसर का 2 साल से पहले जो है नंबर नहीं आता ऑपरेशन का, छोटे छोटे ऑपरेशन में भी 6 महीने 7 महीने। तो ये जो ओबामा केयर हेल्थ केयर का जो मामला लग रहा है, जो मोदी केयर में कन्वर्ट किया गया है, ये प्रोपेगेंडाज है या क्या है? कहाँ तक इम्प्लीमेंट होने की उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, ये तो जवाब आप ही ने दे दिया है, सवाल नहीं बल्कि आप तो जवाब दे रहे हैं कि ये जो कुछ किया जा रहा है असल में प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से ये हुकूमत बढ़ रही है। पहले वाली हुकूमतें भी जाती रही हैं, मगर अब और ज्यादा तेजी से कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए। और आपको मालूम है कि ये हुकूमत जो आई है जीत कर, और जिस तरह से ये हुकूमत बनी है, तो कारपोरेट का उसमें जो रोल रहा है, तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होकर प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा अहमियत दे रही है। और उसी का नतीजा है कि ये आवाम के लिए बहुत तकलीफ की बात है। ये हिंदुस्तान जो है एक वेलफेयर स्टेट है, और यहाँ पर जो हुकूमत की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो जिम्मेदारियाँ हुकूमत धीरे धीरे उससे अलग होती जा रही है और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती जा रही है। तो उसी से आप देख रहे हैं कि जिस रास्ते पर यूरोप और अमेरिका गया है, तो वहाँ आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, गरीब लोगों के लिए। तो यही हालात यहाँ भी पैदा होने का अंदेशा पूरा है। तो इसीलिए बहुत से लोग इसके खिलाफ बराबर मुतवज्जे करते रहे हैं, और जमात इस्लामी हिंद भी उसमें शामिल है कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जिस तेज़ी से हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में बढ़ रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक है इस मुल्क के लिए। सलीम साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि आरएसएस पे अटैक करते हैं। इमरजेंसी के दौरान आप लोगों का आरएसएस वालों के साथ बड़ा अच्छा तजर्बा रहा है, जेलों में आपने इफ्तारियाँ भी की हैं, सहरी भी किया साथ में। मेरा सवाल ये है कि जो कासगंज का दंगा हुआ, उसमें ना आपने चंदन गुप्ता के परवीनों से मुलाकात की और ना ही किसी हिंदू संगठनों से मुलाकात की, और बार बार होता क्या है कि सीधा आरएसएस पे ब्लेम कर देते हैं। तो ये जो ब्रिज है, ब्रिज को काटने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और वहाँ उन लोगों से मुलाकात की या नहीं, और क्यों नहीं किया, नहीं की? तो देखिए, हमारे वफद जो गया था वहाँ, और उससे हमें तवक्को थी कि शायद वो जाएंगे और मिलेंगे। उनसे हमने मालूमात भी की, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वहाँ जाना सजेस्ट नहीं किया गया, और वहाँ जाने से एक तरह से मशवरा नहीं दिया गया कि वहाँ अभी न जाइए, वहाँ हालात अभी ऐसे नहीं है। तो बहरहाल वो वफद ने जो उस वक्त मुनासिब समझा, लेकिन हमारे प्रोग्राम में बराबर शामिल रहता है, चाहे जो भी हो, हम सबसे मिलते हैं, विक्टिम कोई भी हो। और इसकी तो जैसे हालात ठीक होंगे इंशाल्लाह वो भी
कोशिश होगी। और जमात इस्लामी के बारे में तो आपने खुद ही बताया है कि हम तो उन लोगों से भी बात करने के लिए खुले हैं जो इस मुल्क में नफरत को आम कर रहे हैं, मुसलमानों को ख़तरा समझते हैं, उनसे बातचीत करने में और उनको भी समझाना हमारी जिम्मेदारी है। तो वो पॉलिसी हमारी बरकरार है कि हम सबसे बात करेंगे और सबसे बात करने की कोशिश होगी। मगर जैसे कि कासगंज दंगे में जो आपकी प्रतिनिधिमंडल गया, वो दोनों पक्ष से बिना मिले एक पक्ष से मिला, तो जो खबरें आएंगी वो तो एक पक्ष की आएंगी, दूसरे पक्ष की आएंगी, तो ऐसे कैसे आपकी खबरों पर हम विश्वास करेंगे? निष्पक्षता कैसे रह जाएगी? नहीं, पक्ष कौन सा है? कोई पक्ष नहीं है इसमें तो कोई पक्ष है ही नहीं। यहाँ कोई कम्युनल राइट वैसा नहीं हुआ है हिंदू और मुसलमानों के दरमियान। कुछ गुंडा किस्म के लोग जो समझते हैं अपने आप को नेशनलिस्ट, या जो समझते थे हुकूमत उनकी मदद करेगी, वो वहाँ आए और उन्होंने ये किया, तो उनको वहाँ के हिंदू समाज ने भी उनको जो है वो सपोर्ट नहीं किया है। और वहाँ के जिन बिरादरियों से या जिनसे वो ताल्लुक़ रखते थे वो इस फसाद में, दंगे में शरीक नहीं हुए एक तरह से। तो ये खत्म किए जी जी गैर मुस्लिम वकला और दीगर लोग है ना? जी जी जी, सारे ही गैर मुस्लिम हैं, सारे ही गैर मुस्लिम हैं। कासगंज के फसाद में आपको जो प्रेस नोट बना हुआ है, इसके वीडियोस भी आए, पुलिस खुद बाज़ाब्ता जो है फसाद में शामिल थी, तो आपने तो पुलिस का कोई तस्करा किया ही नहीं है। देखिए, जमात इस्लामी कोई बात उस तरह नहीं कहती जिसकी तस्दीक के बगैर हम कोई इल्ज़ाम किसी पर लगाएं। हमें दूसरी रिपोर्टें भी मिल रही हैं कि पुलिस का एक अमला वो था जो बाकायदा दंगे को रोकने की कोशिश कर रहा था, एक एसपी को वहाँ हटाया भी गया, और तो दोनों तरह की चीज़ें आ रही हैं।